So yeah, good evening everyone. This is your another chapter of physics that is spectrum. छोटा सा चैप्टर है वो और एक ही लेक्चर में हम लोग उसको ख़त्म करने का सोचेंगे, राइट? करेंगे हम लोग एक लेक्चर में। ये वन शॉट है, 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो बनेगा, ओके? और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? इसमें कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में तो हमने पहले से विविड डिस्कशन किया हुआ है चैप्टर 4 में। एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर, प्रिज्म के ऊपर हमने किया हुआ है लेक्चर। तो कुछ चीज़ें आपको फिर से जो है दोहराना होगा मुझे, ओके, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और बाकी फिर जो सेकंड पार्ट है ये चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ओके। तो ये आपका सिलेबस है जो आईसीएसई ने दिया हुआ है ये साल, ओके। सब चीज़ है, कोई भी चीज़ कटा नहीं है ये चैप्टर में। जितने आपके प्रेस्क्राइब बुक में दिया गया है वो सब है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ने वाले, टोटल 8 टॉपिक है, ओके। और ये 8 टॉपिक को हम ये वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक क्या है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसका वीडियो हमने ऑलरेडी कर चुका है, ओके। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रिज्म में किस प्रकार से डेविएशन होता है करके, ओके। चैप्टर 4 में वो हम थोड़ा जो है रिकॉल करते हैं किस तरीके से हो रहा है, क्लियर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रिज्म लेना होगा, ओके। और प्रिज्म के लेने के बाद सोच लीजिए मैं ये प्रिज्म लिया, ओके, ये मैंने प्रिज्म लिया है, राइट। और यहाँ पर मैं एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे, ओके। रे ऑफ लाइट को मैंने इंसिडेंट किया, ओके। रे ऑफ लाइट को मैंने अगर इंसिडेंट किया तो वो टुवर्ड दी बेस जाता है ऐसे, ओके। और फिर यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा और वो फिर से क्या होगा, बेस के तरफ आता है, कुछ ऐसा होगा, है ना। ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी यूज हो रहा है, ओके। तो ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे। जिस प्रकार से वो जो है एयर से ग्लास जा रहा है, यहाँ पर एयर होगा और ये वाला जो है आपका ग्लास प्रिज्म है, ओके। ये आपका ग्लास प्रिज्म है और वो कुछ एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। और ये जो होता है आपका क्या, बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है, बेस ऑफ प्रिज्म। तो जिस प्रकार से अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते, अगर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो जब एयर से ग्लास जा रहा है तो आपका रिफ्रैक्शन का रूल जो है लगता है, जब एयर टू ग्लास जा रहा है तो इट बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल। जाना तो चाहिए उसको ऐसे, ऐसा जाएगा वो, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल के करीब आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, अब जाना चाहिए उसको वैसे, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, ग्लास टू एयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल वो जा रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल वो जाना चाहता है। तो वो जाना चाहिए ऐसे लेकिन वो जा ऐसे रहा है, तो यहाँ पर डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर भी उसको जाना चाहिए ऐसे लेकिन वो जा रहा है टुवर्ड दी बेस, तो यहाँ पर कुछ डेविएशन हो रहा है। तो सोच लीजिए इसको मैंने दे दिया डेल्टा 1, ओके, और इसको मैंने दे दिया डेल्टा 2, ठीक है। यहाँ पर एक डेविएशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक डेविएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं उसको पीछे लेके जाता हूँ, पीछे लेके गया तो ये आपका ओरिजिनल डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, और ये आपका इमरजेंट रे है, ठीक है। अगर मैंने उसको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया तो ये होगा मेरा क्या, टोटल डेविएशन, ठीक है। ये मेरा टोटल डेविएशन होगा। डेविएशन इज इक्वल टू क्या, डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2। और ये फर्क किस पे हो पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो ये चीज को इफेक्ट करता है, राइट। पहला तो है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, जितना आपका बड़ा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उतना आपको डेविएशन देखने को मिलेगा। दूसरा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मटेरियल का
मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा, ठीक है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा आपको डेविएशन देखने को मिलेगा। और तीसरा जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर मैंने आपको कर्व भी बताया था, मिनिमम डेविएशन भी होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन में क्या होता है, चीजें पहले, अगर एंगल ऑफ डेविएशन को आप बढ़ा रहे हो, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप बढ़ा रहे हो तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या होगा, घटेगा, ओके। और वो घट घट के कब आएगा, मिनिमम डेविएशन के तक आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हो तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इट डिक्रीजेस and reaches to a minimum deviation position and then after that it increases, okay। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फर्स्ट सरफेसेस के ऊपर वो इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट इसमें ये कैसे होगा, फर्स्ट डिक्रीजेस, ठीक है, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ रहा है तो आपका डेविएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ रहा है, म्यू अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका डेविएशन भी बढ़ेगा, ठीक है। और एक चीज है जो इनडायरेक्टली आपके में डिफेक्ट मतलब इफेक्ट कर सकता है, वो है क्या, कलर या फिर वेवलेंथ। तो हम लोग को पता है जैसे हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो हमारा वेवलेंथ क्या होता है, घटता है कि नहीं। और अगर वेवलेंथ घट रहा है तो हमारा डेविएशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बाकी सारे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही सारे चीजें जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आपको मैंने बताया हुआ है वायलेट का वेवलेंथ कितना है, 400 नैनोमीटर, लगभग नैनोमीटर में देखें तो 400 नैनोमीटर। और रेड का कितना है वेवलेंथ, 800 नैनोमीटर। मतलब यहाँ पर वायलेट से रेड आते वक्त आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो डेविएशन क्या होगा, घटेगा, डेविएशन घटेगा। वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है तो डेविएशन क्या होगा, घटेगा। तो डेविएट कौन सबसे ज्यादा होगा, रेड डेविएट ज्यादा होगा कि वायलेट ज्यादा डेविएट होगा, वायलेट डेविएट ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ लेस तो डेविएट मोर, ठीक है, वेवलेंथ लेस डेविएट मोर, ये है फंडा, ठीक है। अगर ये फंडा है तो आप बोल सकते हो कि वायलेट डेविएट दी, वायलेट डेविएट दी, वायलेट डेविएट दी and red deviate the, red deviate the, red deviate the least, ओके। वही चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, डिपेंडेंस ऑफ डेविएशंस ऑफ द कलर ऑफ लाइट, ये जो मैंने बताया आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स हैव द सेम स्पीड इन एयर, एयर में हम लोग देखें तो उसका स्पीड सेम होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम देख रहे हैं तो उसके स्पीड्स क्या होंगे, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट स्पीड होगा। जैसे वॉलेट के लिए कुछ अलग होगा, रेड के लिए कुछ अलग होगा, ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए कुछ अलग होगा, ठीक है। क्यों अलग होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वो कलर में डिफरेंट होंगे, ठीक है। वे सब चीज हम किसके लिए देख पा रहे हैं, क्या है उसका रीजन, मेन रीजन स्पीड ऑफ लाइट ही है, ओके। तो सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मैंने आपको पहले ही बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा, तो वेवलेंथ आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। और अगर वेवलेंथ घट रहा है तो आपका डेविएशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या होगा, ठीक है। अगर वेवलेंथ आपका घट रहा है तो डेविएशन जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली, राइट। और वेवलेंथ के ऊपर वो इफेक्ट करता है कैसे, इनवर्सली, ओके। अगर वेवलेंथ घट रहा है तो डेविएशन बढ़ेगा, और अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो डेविएशन घटेगा। इससे आपको पता चला कि वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे
कम है, ठीक है। कितना है? 400 नैनोमीटर। अगर एमस्ट्रॉन्ग में बोलूं तो 4000 एमस्ट्रॉन्ग। और सबसे कम किसका होगा? रेड कलर का, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। कितना है? 800 नैनोमीटर या फिर 8000 एमस्ट्रॉन्ग। आपको पता होना चाहिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 एमस्ट्रॉन्ग होता है। जानते हो आप? हाँ। और अगर 1 नैनोमीटर को मीटर में बोलो तो कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर, है ना। और 1 एमस्ट्रॉन्ग को बोलूं मैं तो कितना होगा? 10⁻10 मीटर, ठीक है। 10⁻10 मीटर। जानते हो ये चीज? ये तीन चीज के ऊपर बहुत इफेक्ट होने वाला है। ओके, राइट। इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, एक छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है, राइट। क्या है वो? आप जानते हो? फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, बताना। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हो? हर्ज में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को आप किस में डिनोट करते हो? हर्ज में। और लेकिन अगर मैं यूनिट के बारे में बताऊं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट्स अ सेकंड इनवर्स, है ना। 1/t होता है ना, आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू की ना 1/t, राइट। अगर मैं इसको इनटू वेवलेंथ करता हूं, तो मुझे क्या देगा? वेलोसिटी देगा कि नहीं? हाँ, 1/t इंटू वेवलेंथ, ठीक है। अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या देगा? वेलोसिटी देगा ना। तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या है वो? λ/t। 1 इंटू लैमडा इज λ/t। और मैं क्या बोल सकता हूँ? लैमडा f बोल सकता हूँ कि नहीं? एक आपका फॉर्मूला बना ना, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अपने अपने पता चलेगा, क्योंकि देखिए आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होता है ना वेलोसिटी का यूनिट। हाँ, तो वेवलेंथ क्या होगा? देखो मीटर। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t, मतलब 1/सेकंड। वही हुआ कि नहीं? देखिए मीटर पर सेकंड, यहाँ पर मीटर इंटू 1/सेकंड, दैट इज मीटर इंटू मिनट्स, राइट। ये पढ़ने मतलब आपको याद करने का दरकार नहीं है या कंफ्यूज होने का दरकार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, यूनिट को ध्यान रखिए। ओके, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एक और फॉर्मूला बनेगा, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ हमेशा मीटर में जाना जाता है और फ्रीक्वेंसी आपका 1/t होता है, मतलब 1/s। ओके, तो वही बना ना, मीटर इंटू 1/s इज मीटर बाय सेकेंड। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। ओके, कभी कभी आपको वेवलेंथ दे दिया होता है, कभी कभी वेलोसिटी दे दिया होता है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना बोलता है, ठीक है। कभी फ्रीक्वेंसी दे देगा, आपको वेवलेंथ निकालने के लिए बोलेगा। वेव वेलोसिटी आपको पता होगा, या फिर स्पीड ऑफ लाइट बोल देगा। स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ ओके, स्पीड ऑफ लाइट पता है ना आपको? सी से जाना जाता है, छोटा सी से। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, वैसा दे दिया तो आप डायरेक्टली ये आंसर निकाल सकते हो। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एमसीक्यू में, या फिर करेक्ट रिलेशन पूछता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन? ये वेवलेंथ को यहाँ दे देगा, वेवलेंथ को यहाँ देके वेव वेलोसिटी को यहाँ दे देगा, ठीक है। वेव वेलोसिटी यहाँ रहेगा, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के जगह फ्रीक्वेंसी को यहाँ दे देगा और वेव वेलोसिटी को यहाँ दे देगा। तो ऐसे करके आपको कंफ्यूज करेगा, आपको पता होगा कि करेक्ट रिलेशन क्या है। ये है करेक्ट रिलेशन, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है आपको? हाँ, तो यही एक फॉर्मूला है स्पेक्ट्रम के चैप्टर में, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है उसको। ओके, इसी में से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं न्यूमेरिकल, और कुछ नहीं है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में और कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। अगर हम लोग देखें तो लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर ऑन द रेटिना ऑफ आवर आईज। ओके, अगर व्हाइट कलर का बात करें तो व्हाइट कलर जब डेविएशन हो रहा है या डिस्पर्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो स्पेक्ट्रम बनाते हैं। डिस्पर्शन होने के बाद ही स्पेक्ट्रम बनता है, बैंड ऑफ कलर्स जो बोलते हैं, ठीक है। और ये बैंड ऑफ कलर्स में क्या आता है? विबग्योर आता है, ठीक है। क्या आता है?
विबग्योर सबसे पहले होता है वी, फिर आई, फिर वी, फिर जी, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ओके। और सबसे डेविएट, सबसे ज्यादा डेविएट क्या होता है? वॉयलेट। ठीक है। और सबसे कम डेविएट रेड। ओके, सबसे कम डेविएट रेड होता है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, ये कोड विबग्योर। ओके। अगर मैं ये सब जो है ये विजिबल लाइट के अंदर आते हैं, ठीक है, इसका मैंने वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ देखिए एमस्ट्रॉन्ग में मैंने दिया हुआ है, ये आपको याद नहीं करना है, नो वरी। ठीक है, आपको दे दिया होता है। बस आपको ये याद रखना है कि वेवलेंथ कहाँ से कहाँ होता है विजिबल लाइट का। 4000 एमस्ट्रॉन्ग टू 8000 एमस्ट्रॉन्ग होता है, या फिर 400 नैनोमीटर टू, ठीक है, 400 नैनोमीटर टू कितना होता है? 800 नैनोमीटर। ओके। ये चीजें देखिए इंक्रीजिंग वेवलेंथ में जचाया हुआ है। और अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी का, तो वो क्या है? डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में जचाया हुआ है। ठीक है। सबसे ज्यादा, सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वायोलेट का है। वही अगर आप देखें, वायोलेट का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है? रेड का है। इसी वजह से रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम। ठीक है। रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ओके। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर? बस 4000 से 8000 होता है, फ्रीक्वेंसी कभी पूछता ही नहीं है आपको। बस फ्रीक्वेंसी आपको ये बताना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, याद रखना है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायोलेट का, क्योंकि वेवलेंथ उसका कम होता है। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा? रेड का, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ओके। तो वेवलेंथ जो है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर है। यहाँ पर एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। ओके। आपको पूछा जा सकता है कि डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर। ठीक है। देखिए कलर से ही हमें पता चल रहा है वेवलेंथ के बारे में। ओके। तो वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर। ओके। वेवलेंथ ही सबका डिफरेंशिएट है। ठीक है, तब हम लोग कलर को भी डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। वो अभी मैंने यहाँ पर बता दिया, देखो वी आई वी, ठीक है, जी वाई ओ आर, वैसे मैंने बता दिया। ठीक है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो तो आप ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि दोनों जो हैं, जो कलर्स होते हैं वो आपस में पूरा अलग अलग के होते हैं। ठीक है। ऐसे इतने गैप नहीं रहते हैं जितना मैंने दे दिया है। ओके। ये जस्ट आपके क्लैरिटी के लिए वैसा बोला जा रहा है, नहीं तो इतना गैप नहीं रहते हैं। ओके। वायोलेट के ठीक ऊपर रहता है इंडिगो, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि वायोलेट कब खत्म हुआ और इंडिगो कब स्टार्ट हो रहा है। ओके। बहुत लग लग के होता है वो चीज। राइट। तो ये चीज आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके। एंड कलर इज द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ। ये भी आप एक फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। ठीक है। कलर इज द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ। ओके। तो ये जो है दो फिल इन द ब्लैंक्स रखे रहिए। नेक्स्ट हम लोग जो है देखो पढ़ने वाले हैं न्यूटन एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके। क्या कुछ नहीं किया ये बंदे ने, सब कुछ किया सर आइजैक न्यूटन ने। ओके। तो उसमें भी जो है उन्होंने दिमाग लगाया थोड़ा बहुत डिस्पर्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो वो कुछ एक काम कर रहे थे, हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ना चाह रहे थे, हेवनली बॉडीज के फॉर्मेशंस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, वो जानना चाह रहे थे। तो उन्होंने वही किया, व्हाइल स्टडीइंग द इमेज ऑफ हेवनली बॉडीज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय लेंस फाउंड दैट द इमेज इज कलर्ड एट द एजेस। उनको ये चीज पता चला जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ओके। तब उनको ये चीज का रियलाइज हुआ कि जैसे ही हम लोग व्हाइट लाइट को रिफ्रेक्ट कर रहे हैं तो एजेस में हमारे कलर फॉर्म हो रहे हैं। ये विबग्योर फॉर्म हो रहा था। ठीक है। लेकिन उन चीज के बारे में उनको पता नहीं था। तो वो सोच रहे थे कि लेंस मेरा खराब है। ओके। वो ऐसा सोच रहे थे कि मेरा लेंस ही खराब है। तो उन्होंने पूरे अच्छे से पॉलिश्ड सरफेस के लेंस लेके आए ताकि ये चीज ना हो करके। ओके। उनको ऐसा लग रहा था कि लेंस के खराबी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर उन्होंने पॉलिश्ड लेंस लेके आया। पॉलिश्ड लेंस में जब वो रिफ्रैक्ट करा रहे थे तो फिर उन्होंने वही चीज देखा। ठीक है। तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये लेंस का गलती नहीं है, ये कुछ एक फेनोमेना ही है जो हमें स्टडी करना चाहिए करके। ठीक है। फिर उन्होंने जो है प्रिज्म में वो एक्सपेरिमेंट किया। ओके। प्रिज्म में वो एक्सपेरिमेंट किया, तो ये उन्होंने प्रिज्म लिया और उसको वो एक्सपेरिमेंट करवाए। व्हाइट लाइट जो है देखिए इंसिडेंट करवाया प्रिज्म में। जैसे ही उन्होंने व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाया प्रिज्म में, तो यहां पर उनको देखने को मिला क्या?
डिस्पर्शन, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनको देखने को क्या मिला, डिस्पर्शन। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये दो चीज याद रखना। देखिए, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट ऑकर ओनली एट द फर्स्ट सरफेस ऑफ अ प्रिज्म। सेकंड सरफेस में डिस्पर्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन डेविएशन ऑफ लाइट रेज ऑकर एट बोथ द सरफेस ऑफ ए प्रिज्म। याद रखना है, ठीक है, दोनों सरफेस में। ये जो दो सरफेस है, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, एक ये और एक ये, दोनों में डेविएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन डिस्पर्शन सिर्फ और सिर्फ पहले सरफेस में देखने को मिल रहा है। ओके, तो जैसे ही हमने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया, यहाँ पर डेविएशन हुआ। और देखिए, जाना तो चाहिए उसको ऐसे, लेकिन देखिए ये गया रेड, फिर आया ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो और फिर वॉयलेट। तो सबसे कम डेविएट कौन हुआ अपने ओरिजिनल पाथ से? सबसे कम डेविएशन कौन दिखा रहा है? रेड दिखा रहा है। और सबसे ज्यादा डेविएशन कौन दिखा रहा है? वॉयलेट। ओके, जब वो स्क्रीन में फिर वो डाल रहे थे, वो चीज उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे ही जो है यहाँ पर डेविएशन देखने को मिला और फिर ऐसे बैंड ऑफ कलर फॉर्म हुए, ठीक है। और ये बैंड ऑफ कलर को ही बोला जाता है क्या? स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे ही वो स्क्रीन में गिर रहे हैं वो बैंड ऑफ कलर्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पेक्ट्रम, ठीक है। और स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 prominent colors are known as what? Dispersion. Dispersion is splitting of white light into 7 prominent colors, and spectrum is the band of color formed at the screen due to refraction of white light through prism. वो होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। समझ में आया डिस्पर्शन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है? यही चीज मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म into its constituent colors or prominent colors is known as dispersion. While on passing white light through a prism, the band of color is seen on the screen and that is called as what? Spectrum. ठीक है, वो चीज स्पेक्ट्रम कहलाया जाता है। वो चीज के बारे में हमें तब पता चला जब न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, न्यूटन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, ये चीज के बारे में हमें पता चला। क्लियर? अब वही है, फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कैसे हो रहे हैं, डिस्पर्शन कैसे हो रहे हैं, रीजन क्या है, कॉज क्या है, वो हमें जानना है। हमें पहले से मैं आपको बताते जा रहा हूं कि डिस्पर्शन, डेविएशन अब कब क्यों देखने को मिलता है? जस्ट बिकॉज स्पीड डिफरेंट है, डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है, उसी की वजह से हमें डेविएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वही रीजन है। देखिए, when white light enters the first surface of a prism, light of different color due to the different speed in glass get deviated through different angle toward the base of the prism. और सबसे ज्यादा डेविएशन कौन दिखाता है? रेड दिखा रहा है। नहीं, सबसे ज्यादा डेविएशन कौन दिखा रहा है? वॉयलेट दिखा रहा है। ओके, और रेड सबसे कम डेविएशन दिखा, ठीक है। मतलब एंगल किसका ज्यादा होगा? डेविएशन का एंगल किसका ज्यादा होगा? वॉयलेट का होगा कि रेड का होगा? वॉयलेट का होगा। वो ज्यादा एंगल से डेविएट कर रहा है, वो किसके तरफ जा रहा है? टुवर्ड दी बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म। मैंने हमेशा से बोला है कि जो भी आप प्रिज्म में जो भी लाइट को आप एंटर करवा रहे हो, वो रे क्या होता है? टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म आना चाहता है, ठीक है। चैप्टर 5 में हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे ऐसे डायग्राम को कंप्लीट किया है, ठीक है। क्या देख के? वही टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म हमने रेस को लिया। ओके, तो ऑन द सेकंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म ओनली रिफ्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है। तो सारे जो डेविएशंस वगैरह जो हो जाते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट सरफेस में हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट सरफेस में हम लोग को डेविएशंस पता चल जाता है। देखिए, यहीं पर से डेविएशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, जब वो सेकंड सरफेस में स्ट्राइक होता है, ठीक है, सेकंड सरफेस में बस रूल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होता है, जिसकी वजह से और थोड़ा बहुत आपको डेविएशन देखने को मिलता है, क्योंकि वो ग्लास से कहाँ आ रहा है? एयर आ रहा है, तो टुवर्ड दी क्या होगा? नॉर्मल जाएगा क्या? कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो वो जस्ट बिकॉज हम रूल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो कर रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत और डेविएशन देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइमरी डेविएशन आपका यहीं हो चुका है कि नहीं? हाँ, तो वही चीज वो बता रहा है कि सेकेंड सरफेस में सिर्फ रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है फ्रॉम ग्लास टू एयर, जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा डेविएशन देखने को मिल रहा है। प्राइमरी डेविएशन कहाँ देखने को मिल चुका है हमें? फर्स्ट सरफेस में, ठीक है। और डिस्पर्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? फर्स्ट सरफेस में। डेविएशन जो है वो दोनों में होता है,
फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस में भी और सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस में भी, ठीक है। एंड प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कलर, अगर आपको ये चीज का कंफ्यूजन है तो प्रिज्म कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। आप बोल रहे हो मैंने व्हाइट लाइट डाल रहा हूँ प्रिज्म में, तो प्रिज्म ही जो है कलर दे दे रहा है, नहीं, प्रिज्म कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। वो व्हाइट लाइट के अंदर ही जो है 7 कलर छुपे हुए हैं, ठीक है, वही जो है उभर के आ रहे हैं, हमने अगर प्रिज्म में डाल दिया तो प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कलर बट इट ओनली स्प्लिट द वेरियस कलर प्रेजेंट इन द व्हाइट लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट। ओके, जो व्हाइट लाइट हमने इंसिडेंट करवाया उसी के अंदर जो है ये 7 प्रोमिनेंट कलर्स हैं, उसको वो स्प्लिट कर रहा है, बस रियल फेस दिखा रहा है प्रिज्म, ठीक है, राइट। तो प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, ये आपको याद रखना है, क्लियर। अगर अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर बात करें तो देखिए जो स्पेक्ट्रम हमारे आंख में विजिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हम देख पाते, ठीक है। हम जैसे ये कलर को देख पा रहे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये जो विजिबल लाइट वाला जो पार्ट है वो हम लोग को विजिबल है, इसलिए वो विजिबल स्पेक्ट्रम। और जो हमें विजिबल नहीं होता है या फिर जो रेड एक्सट्रीम के बाद है या वॉलेट एक्सट्रीम से पहले है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनविजिबल स्पेक्ट्रम, विच इज नॉट विजिबल टू अस, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ओके, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, वो सब क्या है, इनविजिबल स्पेक्ट्रम है। सिर्फ और सिर्फ जो विजिबल है वो है क्या, विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, देखिए, सिर्फ ये हमें विजिबल है, इसके आगे वाले भी ना हमें विजिबल है, इसके पीछे वाले भी विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका 400 से 800 नैनोमीटर है, ठीक है। और जो इंफ्रारेड रेड है, माइक्रोवेव जो है, रेडियो वेव जो है, उसके वेवलेंथ ज्यादा है, विजिबल लाइट से ज्यादा है, और उनके जो वेवलेंथ है, एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, उनके जो वेवलेंथ है वो विजिबल से क्या है, कम है, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ गामा रेस का है, और सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वही अगर मैं फ्रीक्वेंसी का बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा रेस का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम है, और वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसका सबसे कम होगा, ठीक है। तो रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है। वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो द वेव ऑफ वेवलेंथ लॉन्गर देन द रेड पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, रेड पार्ट का वेवलेंथ कितना होता है बताना मुझे, 800 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर और 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इससे ज्यादा किसका किसका है, इसके ज्यादा किसका किसका है, इंफ्रारेड का है, माइक्रोवेव का है और रेडियो वेव का है, ये तीनों का वेवलेंथ रेड पार्ट से ज्यादा है, ठीक है। और वेव ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन दी वॉलेट पार्ट होगा ये, ठीक है, वॉलेट पार्ट ऑफ दी विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। वॉलेट का कितना है विजिबल, मेरे को बताना, वेवलेंथ वॉलेट का 400 नैनोमीटर, ठीक है, 400 नैनोमीटर और 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 4000 एंगस्ट्रॉम से कम किसका किसका है, अल्ट्रावायलेट रेस का है, देखिए 10 से 400 में आ रहा है, राइट। फिर 10⁻² से 10 आ रहा है आपका क्या, एक्सरे, ओके, और फिर इससे नीचे है आपका क्या, गामा रेज, दैट इज बिलो 0.01, ठीक है, बिलो 0.01, समझ में आ रहा है आपको, हाँ। अगर अभी मैं एक एक करके ये सब चीज बताऊं तो गामा रेस का वेवलेंथ नैनोमीटर में बताऊं तो बिलो 0.01 है, फिर गामा रेस के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो, ठीक है। वही अगर मैं फ्रीक्वेंसी लेके चलूं तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका होगा,
रेडियो वेव का, और सबसे ज्यादा गामा रेस का होता है। ठीक है। हम्म। कौन कौन डिस्कवर किया था, सभी को डिस्कवर करने वाले, गामा रेस को डिस्कवर करने वाले बिक्यूरल एंड क्यूरी। ओके, नोबेल प्राइज विनर है वो लोग। ठीक है, बिक्यूरल एंड क्यूरी। एक्सरे रॉन्टगन। ओके, अल्ट्रावायलेट रिटर, विजिबल लाइट को आइजैक न्यूटन ने, इंफ्रारेड वेव को कौन किया था, हर्शल, माइक्रोवेव को हर्ज, और रेडियो वेव को मार्कोनी। ओके, they were the discoverers, they were the scientists who discovered all these rays. Okay, आपको डिस्कवरर याद रखना है। ठीक है, क्यूरी, रॉन्टगन, रिटर, न्यूटन, हर्शल, हर्ज एंड मार्कोनी। ओके, ये याद रखने हैं आपको, ये सबके डिस्कवरर। क्लियर। एक एक करके अगर हम लोग पढ़ते हैं, इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी जान जाते हैं। जो सभी वेव्स, जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आपके इंफ्रारेड ले लो, अल्ट्रावायलेट ले लो, जो भी ले लो, ठीक है, किनके प्रॉपर्टी सब समान है। देखिए, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मटेरियल का रिक्वायरमेंट उनको है नहीं प्रोपगेशन के लिए। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। वो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लो, आप गामा रेस से रेडियो वेव तक जो भी लो, उनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है। दूसरा क्या है, वो सब जो है सेम स्पीड में ट्रेवल करते हैं। अगर वैक्यूम का बात करें या एयर का बात करें तो सेम स्पीड में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम हम बदल दें तो स्पीड भी उनका बदल जाएगा। ठीक है, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ओके, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। नेक्स्ट, दोनों ने दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड refraction. Clear? And these waves are not deflected by electric and magnetic field. Okay, वो जो हैं दोनों deflect, these waves are not deflected by electric and magnetic field. Okay, electric and magnetic field से deflect नहीं होते। Clear? और सारे के सारे वेव्स जो हैं ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे ऑल आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दे आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। दे फॉर्म्ड क्या, क्रेस्ट एंड ट्रॉप। ओके, अगर लॉन्गिट्यूडनल होता तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करते, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ओके, ट्रांसवर्स हैं इसलिए क्रेस्ट एंड ट्रॉप करते हैं। ठीक है, अगर एक एक करके हम लोग पढ़ें गामा रेस के बारे में, तो उसका वेवलेंथ मैंने बताया हुआ है 0.01 नैनोमीटर से कम या फिर 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। ठीक है, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी जो है 10 टू द पावर 19 हर्ट्ज से भी ज्यादा होता है। ठीक है, गामा रेज आते कहाँ हैं, रेडियो एक्टिव एमिशन से हमें गामा रेज मिलते हैं, या फिर कॉस्मिक रेडिएशंस में आपको गामा रेज मिलेंगे। ठीक है, वहां से जो है हम जान पाएंगे गामा रेज के बारे में। उनका प्रॉपर्टी क्या है, दे कॉजेस फ्लोरोसेंस। ठीक है, व्हेन स्ट्राइक्ड इन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है, जब हम उसको स्ट्राइक करेंगे कौन सी स्क्रीन में, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन में, तो दे कॉजेस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब चमक। ठीक है, फ्लोरोसेंस का मतलब चमक, लाइट, शाइनी। ओके, दे कैन इजीली पेनिट्रेट थ्रू थिक मेटेलिक शीट जस्ट बिकॉज उनके फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से वो थिक मेटेलिक शीट में भी आराम से पेनिट्रेट कर जाते हैं। ओके, they can easily pass through human body and cause immense biological damage। यहाँ से निकालूं, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, गामा रेज इतना ज्यादा भयंकर फ्रीक्वेंसी का है। ओके, आपके बोन्स भी नहीं रोक पाएंगे उसको, बोन से होते हुए निकल जाएगा। ओके, तो सोच लीजिए आपका गामा रेज आपके बॉडी में गिरा, इसका मतलब बायोलॉजिकली आप डैमेज हो चुके। ओके, राइट। कहाँ कहाँ पर यूज होता है, देखिए मेडिकल साइंस में यूज होता है टू किल कैंसर सेल। ठीक है, और वो भी बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है, ज्यादा मात्रा में दो ये हो जाए। ओके, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू चेक वेल्डिंग। ओके, इंडस्ट्रीज में भी चेक हमें यूज होता है। ठीक है, क्या करने के लिए, वेल्डिंग चेक करने के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट हम लोग एक्सरे के बारे में पढ़ते हैं। ओके, एक्सरे का वेवलेंथ कितना होता है, 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर, या फिर 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक
रहता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसका 3 × 10⁻19 हर्ट्ज से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज उनका फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है। उस हिसाब से आपको जानना है वो, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ओके, सोर्स कहाँ से जो है आपको एक्सरे देखने को मिलता है? जब एक heavy metal target of high melting point when highly energetic electron beam are stopped by it. ओके, तो आपको एक्सरे देखने को मिलेगा। एक्सरे वहां पर ऑब्टेन मतलब पाया जाता है जब एक हैवी मेटल टारगेट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम आर स्टॉप्ड बाय इट। ओके, जब वो रोक रहा है तो आपको एक्सरे देखने को मिलता है। कैसे डिटेक्ट करोगे कि वो जो आपका रे है वो एक्स रे ही है? जस्ट बिकॉज बाय द फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस ऑन अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। जब आपके जिंक सल्फाइड स्क्रीन में फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगा तो आप बोलिएगा कि हमारा जो रेज है वो क्या है? एक्स रे है। ओके, ये भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सरे। और दे ऑल्सो कैन इजिली पास थ्रू ह्यूमन बॉडी बट दे आर स्टॉप्ड बाय बोन्स, ठीक है। पूरा आर पार नहीं हो जाता है, ठीक है। गामा रेज जो है आर पार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्स रे बोन में जाके रुक जाते हैं, बोन रोक देता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, आपके एक्सरे का? दे आर यूज इन मेडिकल साइंस टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बोन्स एंड टीथ, ठीक है। एक्सरे वगैरह में अगर आपके कुछ हो रहा है, राइट, टीथ में भी फ्रैक्चर्स होते हैं, अगर ये टूट गया सोच लीजिए या कुछ माइन्यूट क्रैक है तो उसको भी आप फ्रैक्चर ही बोलोगे, राइट। टीथ में भी अगर कहीं गिर गए वगैरह हो गया कुछ, ठीक है, आपका दांत टूटा नहीं, क्रैक हो गया, होता है वैसी कंडीशंस कभी कभी, ओके, दांत क्रैक हो जाते हैं। दे आर यूज्ड फॉर स्टडिंग एटॉमिक अरेंजमेंट इन क्रिस्टल्स एज वेल एज इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, वहां पर भी आपको एक्सरे यूज होता है केमिस्ट्री फील्ड में। डायग्नोस्टिक पर्पसेस में यूज होता है सच एज सीएटी स्कैन, ठीक है। सीएटी स्कैन मतलब आपको पता है, हाँ, करवाया होगा आपने, सीटी स्कैन जो बोलते हैं, ओके, वहां पर भी एक्सरे यूज होता है। और वो डिटेक्टिव एजेंसीज से भी जो है एक्सरे वगैरह यूज करते हैं, डिटेक्टिव एजेंसीज, टू डिटेक्ट कंसील्ड प्रीशियस मेटल, ओके। मेटल्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही, अगर जाना माना बहुत ही महंगा मेटल्स है तो उनको डिटेक्ट करने के लिए भी एक्सरे यूज होता है, ठीक है, ताकि उनको पता चल सके कि जो मेटल है वो जो मिला है उन्हें, ठीक है, वो काफी प्रीशियस है और ये मेटल है करके, ठीक है। एक्सरे अगर आप दे देते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो कौन सा मेटल है, क्योंकि सारे प्रीशियस मेटल, आप गोल्ड देखो, प्लेटिनम देखो, सिल्वर देखो, सब जो है आपको धरती के नीचे से ही मिलता है। हाँ, कोई थोड़ी ना पेड़ उगता है कि आपको गोल्ड मिल जाएगा। गोल्ड कहाँ से मिलेगा आपको? अंडरग्राउंड से ही गोल्ड मिलता है, ओके। तो वो सब चीज डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टिव एजेंसीज यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस को कभी कभी एक्टिनिक रेस भी बोला जाता है, ओके, एक्टिनिक रेस, ठीक है। तो उसके वेवलेंथ कितने हैं? 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर है, और 100 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 4000 एमस्ट्रॉन्ग तक रहते हैं। इसके बाद विजिबल लाइट स्टार्ट होता है, ओके। उसके फ्रीक्वेंसी देखें तो 3 × 10⁻16 से 7.5 × 10⁻14 हर्ज होता है। सोर्स क्या है? देखिए, स्पार्क में आपको अल्ट्रावायलेट रेस देखने को मिलता है, ओके। स्पार्क आप जानते हो, हाँ, वेल्डिंग वगैरह में भी स्पार्क होते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क, ओके। अभी बारिश के कारण बहुत जगह में, ठीक है, ट्रांसफार्मर वगैरह में आप देखिएगा कभी कभी ऐसे स्पार्क होने लगते हैं, ठीक है, या आग लग जाता है, तो वहां पर भी आपको कुछ अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस देखने को मिलेंगे। साथ में सन से हमें तो बहुत अच्छे से मिलता ही है, वो तो बात है कि ओजोन लेयर उसको डिटेक्ट कर लेता है बहुत ज्यादा मात्रा में, वही रोक देता है, इसके लिए हम लोग के लिए इतना हार्मफुल नहीं है। अगर वही ओजोन लेयर नहीं होता और डायरेक्ट अगर सारे अल्ट्रावायलेट रेस सन के हमारे ऊपर गिरते तो आप अभी पकोड़े हो गए होते, ओके, राइट, पूरे काले जल के पूरा कैसे हो गए होगे आप, ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट कर लेता है आपको, ओके, स्किन बर्न्स हो जाते हैं आपको, हाँ, कैंसर्स वगैरह बहुत कुछ हो सकते हैं, राइट। तो वो तो ओजन लेयर का मेहरबानी है जो आपको सेफ कर रखा है, सेफली रखा हुआ है, ओके, क्योंकि वो मैक्सिमम 99% ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस को खुद ही जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, 1% नीचे उतरते हैं, राइट, वैसा है।
तो मेथड ऑफ डिटेक्शन वही है, बाय देयर केमिकल एक्टिविटीज ऑन डाई। डाई मतलब पता है आपको, कलर, ओके। वहां पर फोटोग्राफिक प्लेट भी अफेक्ट होते हैं, तो हम लोग सोच लेंगे कि वो अल्ट्रावायलेट रेस है, और ये भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन में डालने से। वो हमेशा से ग्लास प्रिज्म के पास से थ्रू आप पास मत कराइएगा, ठीक है। ग्लास प्रिज्म के थ्रू अगर आप अल्ट्रावायलेट रेस को पास करा रहे हैं तो वो क्या होगा, ग्लास प्रिज्म खुद जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ग्लास प्रिज्म खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके लिए हम ग्लास प्रिज्म यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम अगर अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, क्वार्ट्ज प्रिज्म, ठीक है। क्वार्ट्ज प्रिज्म हम यूज करेंगे, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर चीजें के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं और अगर ग्लास प्रिज्म खुद ही सारा एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमें पता चलेगा क्या, कुछ नहीं। इसलिए ग्लास प्रिज्म यूज नहीं होता है। अल्ट्रावायलेट रेस में हम क्या यूज करते हैं, क्वार्ट्ज प्रिज्म यूज करते हैं। वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के सारे लॉ को वो ओबे कर रहा है। फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी इफेक्ट करते हैं वो लोग, फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ही हम लोग जिंक सल्फाइड स्क्रीन के में स्ट्राइक करवाते हैं, और वो क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं बाय द डस्ट पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, ओके। एटमोस्फियर में बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होते हैं, तो इससे वो क्या हो जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है, राइट। अगर यूजेस देखा जाए तो वो एयर को स्टरलाइज करने के लिए यूज होता है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स को क्या करने के लिए यूज होता है, स्टरलाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर हम लोग एग, घी, ये सब का प्योरिटी जानना चाहते हैं, कितना प्योर है, राइट, राशन वाले की दुकान आजकल तो ठग रहे हैं सब, ओके। तो जनरली क्या है, देखिए एग और घी में कितना प्योरिटी है वो जानने के लिए हम इसका मदद करते हैं, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए कितने एग में और घी में जो है प्यूरिटी है, ओके। और वो क्या करते हैं, विटामिन डी प्रोड्यूस, ठीक है, दे आर यूज इन प्रोड्यूसिंग विटामिन डी इन फूड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। विटामिन डी भी प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, क्योंकि सन से सारे चीज आ रहे हैं, राइट। तो सन से हमें विटामिन डी तो मिलता ही है अच्छे से, तो दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग विटामिन डी इन फूड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। हार्मफुल इफेक्ट वही है, स्किन कैंसर हो सकते हैं ज्यादा देर तक अगर आप अल्ट्रावायलेट रेस के ये में रहो, ठीक है, तो आपको स्किन कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। और वो एक इनविजिबल स्पेक्ट्रम के अंडर आते हैं, वो चीज हम देख नहीं सकते, ओके। अगर सॉरी, विजिबल लाइट के बारे में बात हो रहा है, इसको काट दीजिएगा, ओके। अगर विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी वही 7.5 × 10⁻14 टू 3.75 × 10⁻14 हर्ज होता है, ओके। डिटेक्शन कैसे पता चलेगा, हाँ, अगर आप इसके रहते हुए अगर किसी और ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, इसका मतलब आप क्या हो, विजिबल लाइट के एरिया में हो, ठीक है। बाकी सब में तो आप देख ही नहीं पाओगे, इसमें सिर्फ आप देख पाते हो। सोर्स क्या है, देखिए सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लेम, व्हाइट हॉट बॉडीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ विजिबल लाइट्स, ठीक है। वहीं से आपको ये विजिबल लाइट्स देखने को मिलता है, सन जो है मेन, ओके। प्रॉपर्टीज वही हैं, देखिए फोटोग्राफिक प्लेट को वो इफेक्ट करते हैं, वो फ्लोरेसेंस कॉज नहीं करते हैं, दे डू नॉट कॉजेस फ्लोरेसेंस। वो हीटिंग इफेक्ट, स्लाइट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ओके, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपके स्किन को थोड़ा बहुत वो क्या कर देते हैं, टैन कर देते हैं टाइप का, ठीक है, लेकिन ज्यादा बर्न्स, कैंसर वो सब नहीं होते हैं उससे, ओके। विजिबल स्पेक्ट्रम के अंडर आते हैं वो, और वो ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास प्रिज्म उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पर यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है, खास करके विजिबल लाइट। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी यूज होता है, ओके, एंड दे आर यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड us. So these are the some of the finest use of visible light, okay. लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन का, ओके, तो इंफ्रारेड रेडिएशन से वेवलेंथ कितने हैं, 8000 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम उनका वेवलेंथ होता है, काफी ज्यादा है उनका, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी उनका बहुत ही कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट, एज कम्पेयर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना।
इंफ्रारेड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, 3.75 इंटू 10⁻14 टू 3 इंटू 10⁻11 हर्ज। ओके, सोर्स कहां पर देखने को मिलता है? देखिए, दे आर प्रोड्यूस्ड, इंफ्रारेड रेडिएशन कहां पर आपको देखने को मिलेगा? दे आर हीटेड, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटेड आयरन बॉल्स। ओके, दे आर हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लेम। ओके, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फायर्स। ओके, वहां से आपको इंफ्रारेड रेडिएशन देखने को मिलेगा, और सन से भी आपको इंफ्रारेड रेडिएशन मिलते हैं। क्लियर? अगर हम लोग डिटेक्शन देखें तो उनके हीटिंग इफेक्ट जो है थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट, and the mercury rises rapidly when a thermometer with a blackened bulb is kept in this radiation। अगर आपको देखना है, डिटेक्ट करना है कि वो कौन सा रेज है, आपको जानना है, तो आप एक थर्मोमीटर लाइए, ठीक है, विद अ ब्लैकेंड बल्ब, ठीक है, वो चीज लेके आइए और ये रेस के ऊपर रख दीजिएगा, तो उसका मर्क्यूरी बहुत भयंकर लेवल से क्या होगा? राइज होगा। तब आपको पता चल जाएगा कि वो जो रेज है वो इंफ्रारेड रेज ही है। और अगर नहीं हो रहा है मर्क्यूरी राइज, तो आप मान लीजिएगा कि वो आपका रेज जो है वो इंफ्रारेड रेज नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखिए, इसको ऑब्टेन करने के लिए आपको ग्लास प्रिज्म नहीं लेना होगा। ठीक है, ये भी अगर आप ग्लास प्रिज्म लेते हो तो इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं ग्लास प्रिज्म से। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक और प्रिज्म लेते हैं, दैट इज व्हाट? रॉक सॉल्ट प्रिज्म। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को अगर हमें देखना है तो दे आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग रॉक सॉल्ट प्रिज्म। अल्ट्रावायलेट का क्या था? क्वार्ट्ज प्रिज्म। ओके, और ये है रॉक सॉल्ट प्रिज्म। ठीक है, बिकॉज रॉक सॉल्ट प्रिज्म डज नॉट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस, whereas a glass prism absorbs them. Okay, they are also invisibles, they also obey the law of reflection and refractions, they produce a very strong heating effect, they do not cause fluorescence, and they are not affected by photographic plates, and they travel in a straight line with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. ठीक है, डॉक्टर्स यूज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को थेरोपेटिक पर्पस के लिए। ओके, फोटोग्राफी अगर नाइट में आपको करना है, नाइट फोटोग्राफी, तो भी इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, सिग्नल्स में यूज होते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस बिकॉज दे आर नॉट विजिबल। आप यूज कर सकते हो ड्यूरिंग वॉर, दे आर नॉट विजिबल। ठीक है, तो आप एज अ सिग्नल यूज कर सकते हो। ठीक है, दे आर यूज इन रिमोट कंट्रोल्स ऑफ टेलीविजन एंड अदर गैजेट। आपके टेलीविजन गैजेट के रिमोट्स वगैरह में भी जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस रहते हैं थोड़े बहुत। ओके, इंफ्रारेड लैम्प्स आर यूज्ड इन डार्क रूम फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफ्स। ओके, डार्क रूम में भी हम लोग इंफ्रारेड लैम्प रखते हैं, तो इससे फोटोज अच्छे आते हैं। ओके, आपको एक जो है एस्थेटिक लुक के लिए भी रखा जाता है आजकल। ओके, हार्मफुल इफेक्ट क्या है? अगर आप नॉर्मल करें, लिमिट में करें तो ठीक है, हाई डोज अगर आपको इंफ्रारेड रेडिएशन का देने लग गए, ठीक है, तो दे कॉजेस स्किन बर्न। ठीक है, लिमिट में रहो, ठीक है। ओके, ज्यादा लेवल में अगर आप इंफ्रारेड रेडिएशन लेने लग गए, ओके, तो आपके बॉडीज में क्या हो सकते हैं? स्किन बर्न्स हो सकते हैं। ओके, फिर है आपका क्या? माइक्रोवेव। ओके, माइक्रोवेव क्या है? देखिए, उसके वेवलेंथ 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम से 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम है, या फिर 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर है। ओके, और फ्रीक्वेंसी उनका 3 इंटू 10 टू द पावर 11 टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर हर्ज होने वाला है। ठीक है, सोर्सेस क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपको जो है माइक्रोवेव देखने को मिलता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज क्रिस्टल ऑसिलेटर्स। ओके, उससे आपको माइक्रोवेव देखने को मिलेगा। ये वहां से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपके जो वेव्स हैं वो क्या हैं? माइक्रोवेव्स ही हैं, ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिकल सर्किट से। ओके, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में माइक्रोवेव यूज करने वाले हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के एनालिसिस में माइक्रोवेव यूज होता है। ठीक है, कुकिंग में भी यूज होता है माइक्रोवेव, और ओवन्स में भी जो है माइक्रोवेव ही दिया जाता है, जिससे आपका खाना जल्दी पक जाता है। ओके, और रडार कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। ठीक है, क्या? माइक्रोवेव्स। ओके, और नेक्स्ट है आपका क्या? रेडियो वेव्स। ओके, तो रेडियो वेव्स का भी फ्रीक्वेंसी जो है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 से ज्यादा है, और वेवलेंथ जो है विल बी अबव 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर्स टू 10 टू द पावर 10
एमस्ट्रॉन्ग। उसके सोर्स क्या है देखिए, टीवी एंड रेडियो ट्रांसमीटर्स से आपको जो है रेडियो वेव्स देखने को मिलेगा। एरियल ऑफ रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स से आपको रेडियो वेव्स डिटेक्ट कर पाओगे। एरियल मतलब हवे हवे में, है ना। रेडियो के टीवी के जो लाइंस वगैरह होते हैं, वायर्स वगैरह होते हैं, वहां से आपको रेडियो वेव्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, और वो ज़्यादातर रेडार कम्युनिकेशंस में यूज होते हैं एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशंस। ठीक है, रेडियो वेव्स वहां पर ज़्यादातर यूज होते हैं, रेडार कम्युनिकेशंस में और रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशंस में। क्लियर। अगर स्कैटरिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, स्कैटरिंग क्या होता है? ओके, तो स्कैटरिंग है एक ऐसा प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द डस्ट पार्टिकल एंड एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वो क्या करते हैं, पहले एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, ठीक है, डस्ट पार्टिकल सारे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, यही डस्ट पार्टिकल अगेन वो लाइट को क्या करते हैं, री एमिट करते हैं। ठीक है, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद पूरा बिखरा कर, ठीक है, सब जगह जो है लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, जो भी लाइट रे आया वो अपने में ले लेना, अपने में लेके फिर क्या कर देना, बिखर, सब जगह जो है बिखरा देना टाइप का। ठीक है, तो वही प्रोसेस को स्कैटरिंग बोला जाता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय डस्ट पार्टिकल एंड एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वो करता कौन है, एब्जॉर्ब कौन करता है, और फिर बिखरा कौन देता है, डस्ट पार्टिकल वो चीज करते हैं, या फिर एयर मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उनका काम, वही चीज को स्कैटरिंग बोला जाता है। ओके, स्कैटरिंग का जो फेनोमेना है, जो प्रोसेस है, उसने कौन जो है पहले ये चीज को एनालाइज किया था, स्टडी किया था, बाय द साइंटिस्ट रेले। ओके, रेले वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टडीड द concept, that is scattering of light. The violet light is scattered the most and the red light is scattered the least. क्यों ऐसा हो रहा है, violet light क्यों जो है स्कैटर सबसे ज्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, वेवलेंथ जिसका कम, स्कैटरिंग उसका ज्यादा। ठीक है, क्योंकि अगर वेवलेंथ कम है इसका मतलब उसके डेविएशंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, वायलेट डेविएट दी मोस्ट, ओके, और डेविएशन ज्यादा है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा। ठीक है, और रेड लाइट स्कैटर द लीस्ट जस्ट बिकॉज उसके वेवलेंथ ज्यादा है और डेविएशंस कम है। ठीक है, डेविएशन कम है तो स्कैटरिंग कम होगा। ओके, वॉलेट लाइट इज स्कैटर्ड अराउंड 16 टाइम मोर देन द रेड लाइट्स। अगर हम लोग बात करें तो रेड लाइट से स्कैटरिंग का ज्यादा, पावर ज्यादा, वॉलेट लाइट का कितना, 16 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, violet light is scattered 16 times more than red light. Okay, अगर एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग के बारे में बात करें तो रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। क्यों, आपने सोचा होगा सनराइज और सनसेट के टाइम में कलर, जो सन का कलर होता है वो रेड क्यों होता है? ठीक है, इसलिए रेड होता है क्योंकि देखिए सनराइज एंड सनसेट में लाइट फ्रॉम द सन हैज टू ट्रैवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर टू रीच द ऑब्जर्वर। बहुत दूर से आते हैं। ठीक है, अगर बहुत दूर से लाइट आ रहा है तो ये जो ब्लू लाइट है, जो ग्रीन लाइट है, जो वॉलेट लाइट है, वो सब क्या हो जाएंगे, ये सब शॉर्ट वेवलेंथ के हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ का कौन है, रेड ही है, तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, बाकी सारे तो बीच में ही हट जाएंगे, है? बीच में ही सब इधर उधर हो जाएंगे ना। हाँ, तो ब्लू लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर्ड मोर, मच ऑफ इट्स लॉस्ट, while the red light of long wavelength scattered a little, so it is not much lost. Okay, तो ऑब्जर्वर तक आता कौन है, आ कौन पाता है, बाकी सब चले जाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर तक कौन आ पाता है सबसे ज्यादा, रेड, रेड लाइट ही सबसे ज्यादा आपके पास आ सकता है क्योंकि उसके वेवलेंथ ज्यादा है। इसलिए आपको सनराइज और सनसेट के टाइम में कलर जो है सन का क्या दिखता है, रेड दिखता है, क्योंकि उसके वेवलेंथ ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो आपके पास तक आ सकते हैं, बाकी सब तो आपके पास भी नहीं आ सकते, वो स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, इधर उधर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसके वजह से सन का कलर जो है रेड रहता है सनराइज और सनसेट के टाइम में। ठीक है, अगर स्काई का कलर नून में व्हाइट क्यों होता है? ठीक है, ये अगर आपने सोचा होगा कि व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट नून, व्हाई, क्योंकि नून में देखिए आपका जो सन का डिस्टेंस हो जस्ट अबव योर हेड, मतलब ऑब्जर्वर को डेविएशन देखने को दरकार ही नहीं है, ठीक इसके ऊपर ही है, तो डेविएशन होना क्या दरकार है क्या?
नहीं, डेविएशन तो होगा ही नहीं, ठीक आपके ऊपर ही है, तो डेविएशन नहीं हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है मतलब डायरेक्टली व्हाइट लाइट आपके ऊपर गिर रहा है। ओके, तो at noon the sun is directly above our head, so we get light rays directly from the sun after traveling the shortest distance without much scattering, without much deviation, without much scattering of any particular color। तो आपको जैसा है वैसे ही मिलता है, ठीक है, नून में, इसीलिए आपके जो स्काई के कलर होते हैं वो व्हाइट होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आपको ये रेस मिल रहा है सन से। अगर स्काई का कलर ब्लू क्यों, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है, देखिए, लाइट फ्रॉम द सन हैज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अस। द ब्लू लाइट ड्यू टू इट्स शॉर्ट वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोर एज कंपेयर टू द रेड लाइट। रेड लाइट तो स्कैटर नहीं होता है, बिखरता नहीं है, बाकी सारे तो बिखर जाते हैं। ब्लू लाइट मतलब यहाँ पर आप मत सोचिएगा सिर्फ ब्लू ही, ये बाकी सबको वो बोल रहा है, ठीक है, बाकी जितने भी हैं वायोलेट वगैरह जो भी हैं वो ब्लू में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि रेड लाइट तो स्कैटर हो नहीं रहा है, इसलिए तो वो हमारे पास आ रहा है, सनराइज के टाइम हम लोग को रेड कलर दिख रहा है। ओके, बाकी सब तो स्कैटर हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं, राइट, इसीलिए कलर ऑफ स्काई जो है ब्लू हो जा रहा है, क्योंकि बाकी सब तो बिखर के हैं, ठीक है, पूरा स्काई को जो है अपना बना लिए, और रेड बेचारा क्या है, स्कैटर हो नहीं पाता है, इसीलिए आपके स्काई के कलर रेड नहीं है, स्काई का कलर क्या है, ब्लू। अगर रेड का कम वेवलेंथ होता तो अब स्काई का कलर क्या होता, रेड होता, ठीक है, लाल बादल के नीचे होते हैं। कैसे, सोच पा रहे हो, बादल का कलर लाल होता तो कैसा दिखता है, डेंजर सिग्नल ऊपर से ही आता रहता आपको, है? आप आगे और क्या कर पाते, आप तो हमेशा डर डर के ही जीते रहते, ऊपर से ही डेंजर सिग्नल आ रहा है आपको, है? तो light reaching our eyes directली from the sun is reaching red color, while the light reaching our eyes from all other direction is scattered blue light। ओके, बाकी सारे डायरेक्शन से जो आ रहे हैं वो क्या है, ब्लू लाइट है, और जो सन से आ रहा है वो क्या है, रेड लाइट है। तो बाकी जो डायरेक्शन से आपको आ रहे हैं वो ब्लू लाइट है, इसीलिए सारे के सारे चारों तरफ स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है, जो सन के तरफ से जो आ रहा है, सन के चारों ओर बस कलर क्या होता है, रेड, और बाकी सारा तरफ क्या होता है, ब्लू होता है। ओके, अगर ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर, ठीक है, अगर हमारे एटमोस्फियर में जनरली हो ही नहीं, मतलब आपके आप क्या बोल सकते हो, एटमोस्फियर ही नहीं है, सोच लो, ठीक है, अगर एटमोस्फियर ही नहीं है तो स्कैटरिंग ही नहीं होगा, और स्कैटरिंग ही नहीं है तो कोई कलर का बात ही नहीं होगा, ठीक है, ना वॉयलेट ना इंडिगो ना रेड, कुछ का बात नहीं होगा, तो फिर आप क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा सब जगह। ओके, so if there would have been no atmosphere, there would be no scattering of light, and no scatter light will reach our eyes, and thus the sky will appear black। ठीक है, तो अगर एटमोस्फेयर नहीं है तो आपके स्काई के कलर क्या होते, ब्लैक होते, ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग फेनोमेना ही आपको देखने को नहीं मिलता। क्लाउड के कलर व्हाइट क्यों है, ठीक है, क्लाउड के कलर व्हाइट इसलिए है, ठीक है, क्योंकि क्लाउड जो है दे आर नियरर टू अर्थ सरफेस and they contain dust particle and aggregates of water molecule of size bigger than the wavelength of visible light। okay, तो क्लाउड जनरली क्या होता है, अर्थ सरफेस में आपको ये चीज देखने को मिलेगा, डस्ट पार्टिकल देखने को मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा, और उनका जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होता है, ठीक है, किससे, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से। उनके तो वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होते हैं, और उनके वेवलेंथ कहीं ज्यादा होते हैं, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से। तो वो लोग क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल और जो आइस पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्लाउड, दे स्कैटर ऑल कलर ऑफ incident white light from the sun to the same extent, and hence when the scattered light reach our eyes the clouds are seen white। okay, तो उनको जो भी, just because उनके जनरली क्या होते हैं, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होते हैं, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होने के कारण जो व्हाइट लाइट उनको आता है वो सब जो है बिखर जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में वो लोग बिखरा देते हैं, ठीक है, और जो आपके क्लाउड का कलर बनता है वो फिर व्हाइट कलर ही रह जाता है, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल एंड टाइनी आइस पार्टिकल प्रेजेंट इन क्लाउड scatter all color of incident white light from the sun to the same extent, and hence when the scattered light reaches our eyes the cloud are seen white। ठीक है, जितने भी कलर है वो तो स्कैटर हो जाते हैं, सब जगह फैल जाते हैं, ठीक है, तो फिर फैलने के बाद क्लाउड से एक ही आता है कलर क्लाउड का, और वो है क्या, व्हाइट।
क्योंकि बाकी सारी लाइट तो वो लोग स्कैटर कर लेते हैं, ठीक है। रेड लाइट हम लोग डेंजर सिग्नल में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसके वेवलेंथ सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लॉन्गेस्ट, देयरफॉर द लाइट ऑफ रेड कलर इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द एयर मॉलिक्यूल ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसके वेवलेंथ सबसे ज्यादा होते हैं, जिसके वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते, वो ज्यादा स्कैटर नहीं कर पाते, ठीक है। तो तुरंत जो है वो वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण हम लोग उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग डेंजर सिग्नल देने के लिए या ट्रैफिक सिग्नल में भी हम लोग रेड लाइट यूज करते हैं, क्योंकि दूर से हमें ये चीज देखने को मिल जाता है। अब अगर कोई और कलर लेते हो तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। रेड लाइट बहुत दूर से आपको देखने को मिलता है। तो लाइट ऑफ रेड कलर एज कम्पेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर्स आर पेनिट्रेट टू अ लार्जर डिस्टेंस विदाउट बिकमिंग वीक। बहुत ज्यादा देर तक वो ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। Thus, red light can be seen from the farthest distance in comparison to the light of other color having same intensity, ठीक है। दूर तक रेड कलर जो है जा सकता है, बाकी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, ओके। इससे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थियोरेटिकल चैप्टर था, क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं ये चैप्टर से, ठीक है। लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके एप्लीकेशन से ही आते हैं, एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि व्हाई द कलर ऑफ क्लाउड इज व्हाइट, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, व्हाई वी यूज रेड एज अ डेंजर सिग्नल, ठीक है। एक ऐसा सवाल आता है, ओके। और इसका रीजन क्या होगा, भाई ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। एंड देन यू नीड टू डिफाइन द टर्म स्कैटरिंग, ओके। और फिर थोड़ा बहुत कुछ बोलना है जैसे मैंने बोला है, ओके। तो ये एक क्वेश्चन आता है बस। और दूसरा स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन, डिस्पर्सन का डेफिनेशन, ठीक है। और आपके प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट के 2 प्रॉपर्टीज बताओ या 2 यूजर्स बताओ, एक्सरे के 2 यूजर्स बताओ या 2 प्रॉपर्टीज बताओ, इनके डिस्कवरर कौन है वो बताओ, ठीक है। इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं ये चैप्टर से, ठीक है। तो लगभग 3 से 4 मार्क ही ये चैप्टर से आते हैं, 3 से 4 मार्क, दैट्स। लेकिन आप ये इजीली गेन कर सकते हो 3 से 4 मार्क। ऐसा नहीं है कि 3 से 4 मार्क आ रहा है तो चलो छोड़ दें। ऐसे अगर आप सोचने लगे तो एक चैप्टर आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। सबसे वो चैप्टर 4 और 5 से 10 मार्क तो आ गए, चलो छोड़ देते हैं। अगर ऐसे छोड़ने लग गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच।